सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं आज का सेशन। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नॉर्मली 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो ग्रामर में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत लोगों ने उसको एक्सप्लेन भी किया है। एक आम इंसान की भाषा में तो हमें 4 तरह के सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें से एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, कि जब भी हम कोई बात बोलते हैं किसी को तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है। फाइन। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में आज हम पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक होता है इंट्रोगेटिव एंड एक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ कि जब भी आप एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए डूअर, यानी कि कर्ता, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सोल वर्ड यानी वो शब्द जो ये डिसाइड करता है कि हम कब की बात कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा शब्द होता है एक्शन, मीन्स किस क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। और जो भी एक्शन है, जो भी वर्ब भी आपने यूज़ की है, वो हमेशा सोल वर्ड पे डिपेंड करेगी। और सोल वर्ड किस पे डिपेंड करेगा? हमेशा डूअर के ऊपर। डूअर का पूरा एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे पिछले दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसे ज़रूर देख लीजिए, जिससे आप डूअर कौन होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वो लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन मैंने किया है। सोल वर्ड्स क्या होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में है, तो प्लीज़ डे 2 का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। एंड एक्शंस की बात अगर हम करें तो वो भी कैसे यूज़ होते हैं, क्या एक्शंस होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी हमने वीडियो 1 में और वीडियो 2 में बिल्कुल डिस्कशन किया था। और लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि अगर आप प्रेजेंट में अभी इस समय किसी भी काम को जारी दिखाना चाहते हैं तो इंग्लिश में 3 सोल वर्ड यूज़ होते हैं। वो हैं इज़, एम, आर, मतलब जो आपने आज से पहले भी कई बार सुने होंगे। फाइन। तो इज़, एम, आर का मतलब क्या हुआ? यानी कि प्रेजेंट में आप किसी भी एक्शन, किसी भी काम को जारी दिखाना चाहते हैं। और जब भी आप कभी इज़, एम, आर यूज़ करते हैं तो उसके बाद एक्शन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगाना मस्ट है, ज़रूरी है, अति आवश्यक है, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो इंग्लिश सोचने के लिए आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो आप हर सेकंड जब जागे हुए हैं तो आप इंग्लिश के बारे में विचार बना सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे वो है लैक ऑफ वोकैबुलरी, शब्दों की नॉलेज। आप बोलना चाहते हैं लेकिन राइट टाइम पे वो वर्ड ही आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या बोलना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ आटा गूँथने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि आटा गूँथना क्या कहलाता है इंग्लिश में। वेल एनीवेज, इंग्लिश में आटा गूँथने को नीड कहते हैं, KNEAD, नीड, करना। फाइन। तो आप जब भी आज के बाद से आटा गूँथ रहे हो, अभी नहीं, अभी आप ये सेंटेंस अपने लिए प्रैक्टिकली नहीं बोल पाएंगे, बट अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो ये मान के चलते हैं, एक इमेजिनेशन की दुनिया में चलते हैं। इस समय हमारे सामने फ्लावर, आटा हिंदी में, बट इंग्लिश में फ्लावर या फ्लावर। अगर आप आज से पहले फ्लोर बोलते हुए आए हैं किसी भी आटे को, तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे कि आज से आप जो भी आटा है उसको फ्लोर नहीं बोलेंगे। फ्लोर जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है FLOOR, फ्लोर। और इसका मतलब आपको पता ही होगा, अगर हम फर्श की बात करते हैं ज़मीन की तो वो फ्लोर होता है, या फिर हम किसी बिल्डिंग की बात करें तो उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जिसे हम माला कहते हैं, उसको फ्लोर कहा जाता है। हम फ्लावर की बात कर रहे हैं इस समय, FLOUR। एनीवेज, सो आटा गूँथने की इंग्लिश क्या हो गई? नीड। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म नीडेड। फाइन। ये रेगुलर एक्शन होता है। और जब भी आप किसी काम को जारी दिखा रहे होते हैं प्रेजेंट में, पास्ट की बात नहीं कर रहे, तो आपने क्या सेंटेंस बनाया? अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपने लिए हमेशा क्या है? आई के साथ प्रेजेंट में काम चलने का जो सोल वर्ड है वो है एम, और एम के बाद एक्शन में आईएनजी लगेगा, यानी कि जो वर्ड आपके पास है नीड, उसमें आप आईएनजी लगा दीजिए। सो आई एम नीडिंग, या आप जिस समय भी बाइक चला रहे हो, किसी और की ज़रूरत नहीं है, बट आप अपने विचार खुद बनाइए। आई एम राइडिंग, नॉर्मली बाइक चलाने के लिए जो एक्शन यूज़ होता है वो राइड वर्ड यूज़ करते हैं। सो आई एम राइडिंग। इसी तरह से अगर आपके सामने, आप अपने रूम में है, टीवी ऑन है, तो आप अपने लिए इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए, आई एम वॉचिंग। और मैंने लास्ट वीडियो में वैसे भी बताया था कि वॉच, ज़्यादातर हम जब टीवी देखते हैं तो वॉच एक्शन यूज़ करते हैं। क्लियर? सी एंड वॉच के बीच में यही एक मेजर डिफरेंस है कि सी मतलब अपने आंखें खोली तो आप हर चीज़ को सी कर सकते हो, लेकिन वॉच आप उन्हीं को करते हो जिस पे आप गौर देते हो, जिस पे आप
ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो आप उस चीज़ों को वॉच करते हो। क्लियर? सो नॉर्मली जब भी टेलीविज़न पे कुछ आ रहा होता है तो आप उन सारी चीज़ों को वॉच करते हैं, जैसे आप मूवीज़ को वॉच करते हैं, आप मैचेस को वॉच करते हैं, तो उस सेंस में आप वॉच एक्शन को यूज़ करिए। यानी कि जब काम चल रहा है तो आई के साथ एम लगता है। अगर यही काम मैं आपके साथ जारी देख रहा हूँ इस समय, तो मुझे आप दिख रहे हैं यू आर, तो यू आर नीडिंग, यू आर वॉचिंग, यू आर राइडिंग। अगर आप मुझे पूल में दिखाई दे रहे हैं, पानी में, तो मैं यू आर स्विमिंग। अगर आप गाने सुन रहे हैं, और सुनने के लिए भी इंग्लिश में अगर मैं आपसे कहूँ तो मिनिमम 2 वर्ड आपको एटलीस्ट पता ही होने चाहिए कि जब भी कोई इंसान जिसे सुनने की पावर मिली हुई है, तो यहाँ पे एक्शन जो यूज़ होता है सुनने के लिए वो होता है हियर, HEAR, हियर वर्ड यूज़ करते हैं। ये इरेगुलर एक्शन होता है, इसकी सेकंड फॉर्म हर्ड होती है एंड थर्ड फॉर्म इज़ हर्ट। बट जब हम जानबूझ के किसी चीज़ को सुनते हैं, गौर देकर किसी चीज़ को सुनते हैं, तो हम लिसन करते हैं। लिसन के बाद प्रपोजिशन का एक रूल होता है कि लिसन हमेशा फॉलोड बाय टू, मीन्स लिसन के बाद टू ज़रूर लगाइए जिस भी चीज़ को आप सुन रहे हैं। इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी। तो यू के साथ अगर काम चल रहा है तो हमारा सोल वर्ड क्या हो गया? आर। आई के साथ एम। यहीं पे अगर किसी थर्ड पर्सन की आप बात कर रहे हैं तो उसके साथ यूज़ होगा इज़, अगर वो व्यक्ति सिंगुलर है। तो आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप अपनी छोटी बहन को देखें, यंगर सिस्टर को देखें, और उस समय अगर वो अपने रूम में हैं, उनकी स्टडी की बुक सामने खुली हुई हैं और आपने देखते हैं, तो आपका विचार आना चाहिए शी इज़ स्टडिंग। क्लियर? अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा है और वो आपका नेफ्यू है, मतलब का भतीजा है या भांजा है, और उसे आप खेलते हुए देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में विचार आना चाहिए ही इज़ प्लेइंग। अगर वो आपकी नीस है, आपकी भांजी या भतीजी है, और उसे आप खेलते हुए देख रहे हैं, तो आपका विचार आना चाहिए शी इज़ प्लेइंग। फाइन। यानी कि इज़, एम, आर, 3 सोल वर्ड के साथ एक्शन में ING लगाना मस्ट है। और सोल वर्ड किस पे डिपेंड करेगा? डूअर पे। आप आई के साथ कभी आर नहीं लगा सकते, आई के साथ कभी इज़ नहीं लग सकता, नीस के साथ आप आर नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर पर्सन है। सो ये रूल था पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, डूअर, सोल वर्ड एंड एक्शन। आज हमने बात करनी है नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो जब कभी हम कोई भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, तो रूल कहता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप या तो नॉट वर्ड यूज़ करते हैं या फिर आप नेवर वर्ड यूज़ करते हैं। नेवर के बारे में थोड़े दिनों बाद डिस्कस कर लेंगे, बट जो सबसे कॉमन वर्ड यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, वो यूज़ होता है हमेशा नॉट। और नॉट हमेशा, अगर 1-2 एक्सेप्शन केसेस को छोड़ दिया जाए, तो हमेशा जो सोल वर्ड होता है उसके बाद ही हमेशा नॉट वर्ड यूज़ होगा। जैसे आई एम नॉट एक्शनिंग। तो अभी जो काम आप नहीं कर रहे उससे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे इस समय मुझे आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम टीचिंग। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, तो क्योंकि ये काम चल रहा है। तो साथ में एक चीज़ और कहूँगा कि जब आप इज़, एम, आर यूज़ करते हैं, तो अगर आप टेंसेस में जाके पढ़ना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर की बुक, सो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। जो लोग ट्रांसलेशन करते हैं उनके दिमाग में आता है सबसे पहले रहा, रही, रहे। उन्हें कई बार ये बताया भी जाता है कि रहा, रही, रहे देखें, तो आप ये देखिए। मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल नहीं, नो ट्रांसलेशन, स्पेशली नो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। सो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना, आपको समझना है काम चल रहा है, आई एम अपने साथ, आई एम एक्शनिंग, आपके साथ नहीं चल रहा, आई एम नॉट एक्शनिंग। नेगेटिव सेंटेंस बना लीजिए अपने लिए। सो आप गाने गा रहे हो, आई एम सिंगिंग। आप नहीं गा रहे, आई एम नॉट सिंगिंग। आप रो रहे हो, आई एम क्राइंग। आप नहीं रो रहे, आई एम नॉट क्राइंग। 2 वर्ड ले लेते हैं। रोने के लिए क्राई वर्ड भी यूज़ करते हैं, रोने के लिए वीप वर्ड भी यूज़ करते हैं। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। पहली बात, क्राई जो एक्शन है वो रेगुलर एक्शन है, जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगेगा, क्राई, क्राइड, क्राइट। और जो वीप वर्ड है उसकी जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वो है वेप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट। यानी कि इरेगुलर एक्शन है, ये रेगुलर एक्शन नहीं है। सो एक और चीज़ है, आवाज़ करते हुए रोने के लिए ज़्यादातर क्राई एक्शन यूज़ करते हैं, और जब आवाज़ नहीं आती ज़्यादातर तो आप वीप वर्ड यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर रोने के लिए। सो आई एम नॉट वीपिंग, आई एम नॉट क्राइंग। आप कहीं इस समय बैठे नहीं जा रहे, आई एम नॉट गोइंग। आप जा रहे होते तो आप बोलते हैं आई एम गोइंग। आपको मम्मी कहीं जाते दिखाई दे रही है, हाथ में बैग है, आपसे दूर दिख रही है, आपने कहा मम्मी इज़ गोइंग। क्लियर? आपको अपने करीब आते दिखाई दी, आपने कहा मम्मी इज़ कमिंग। ऐसे ही मम्मी आपको किचन में दिखाई दी, मम्मी इज़ कुकिंग। मम्मी किचन में नहीं है, आपने विचार बनाया मम्मी इज़ नॉट कुकिंग। मम्मी बिस्तर पे लेटी हुई दिखाई दी, मम्मी इज़ लाइंग।
ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे बात की थी कि कहीं पर भी कोई इंसान जब लेटता है तो एक्शन लाई यूज़ करते हैं। तो मम्मी इज़ लाइंग, आप लेटे हुए हो, आई एम लाइंग। पापा लेटे हैं, पापा इज़ लाइंग। दूसरे रूल जो आज के सेशन में 2 और नए सोल वर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले, वो हैं हैव एंड हैज़। हैव एंड हैज़। तो बहुत लोगों को पहले तो यही कन्फ्यूज़न होता है, सर हैव और हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं। मैंने आपसे कहा है जो सोल वर्ड्स हैं वो हमेशा डूअर पे डिपेंड करेंगे। तो जब भी कभी आप यूज़ करिए आई, यू, वी और दे, इनके साथ हैव यूज़ होता है। शी, ही, इट, इनके साथ यूज़ करिए तो हमेशा हैज़ यूज़ करिए। इनके नाम भी हो सकते हैं, मम्मी हैज़, पापा हैज़, बाइक हैज़, मिल्क हैज़। ये बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बाकी आपने पहले प्रैक्टिस कर लिया कि हैव किन के साथ लगाना है और हैज़ सोल वर्ड किन के साथ यूज़ करना है। दूसरी बात है हैव हैज़ की डेफिनेशन क्या है। वैसे इसको 2 जगह पे यूज़ करते हैं, बेसिक मीनिंग है और एक इसका थोड़ा सा एडवांस रूप है। आज हम बेसिक के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहती है जब टेंसेस हम पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आपने भी पढ़े होंगे, आप में से कई लोग जानते भी हैं और बोलते भी हैं, सर हमारे टेंसेस बहुत स्ट्रांग हैं। वेरी गुड। सो प्रेजेंट परफेक्ट से आप हैव हैज़ को शायद ना बोल पाएँ, नॉलेज है आपको, बट शायद बोलने में उतना अच्छा ना समझ में आया, बोलने में उतनी कंफर्टेबल ना हो। सो इसको बहुत एक आम इंसान की तरह समझिएगा। हैव और हैज़ की सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी काम जो जस्ट आपने फिनिश किया है, आपने कोई भी काम फिनिश किया है, किसी ने भी ख़त्म किया, काम ख़त्म हो चुका है मतलब पास्ट में हो गया, लेकिन उस काम का कनेक्शन प्रेजेंट तक है। मैं फिर से इस सेंटेंस को रिपीट कर देता हूँ, इस डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ। काम पास्ट में हो चुका है लेकिन उस काम का कनेक्शन प्रेजेंट तक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट अभी अभी अगर कोई चीज़ मुझसे टूट जाए, ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा, मेरे दिमाग में क्या, ओह टूट गया, मतलब ये काम अभी अभी हुआ है। और तो जब कोई चीज़ टूटती है, हम कोई चीज़ तोड़ते हैं, तो इंग्लिश में इसके लिए एक्शन यूज़ करते हैं ब्रेक, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक एंड थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। अब मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, अब समझिएगा इस बात को कि ये काम हो चुका है। तो चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए मत देखिए, है ना, हिंदी नहीं देखनी है। क्या समझना है, काम जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपने कहा कि आपसे कुछ टूट गया, आपको किसी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, अपने मन में विचार बनाना है, आई हैव और उसके बाद क्या, ब्रोकन। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। फर्स्ट डे से मैंने क्या कहा आपसे, एक्शन की जो 3 फॉर्म्स होती हैं उन्हें ज़रूर याद करिए प्लीज़। नहीं तो शायद आपको ये तो पता होगा कि ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, लेकिन शायद ये ना पता हो कि ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन है और हैव या हैज़ सोल वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो आई हैव ब्रोकन और उसके बाद उस चीज़ का नाम जिसको आपने तोड़ा, तो आई हैव ब्रोकन अ ग्लास। अगर मुझसे पैन टूटा तो आई हैव ब्रोकन अ पैन। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो आई हैव ड्रॉप्ड। किसी चीज़ को गिरा देने के ड्रॉप एक्शन यूज़ होता है। ड्रॉप की थर्ड फॉर्म इज़ ड्रॉप्ड और मैंने इसको गिरा दिया, इसलिए मैंने कहा आई हैव ड्रॉप्ड। ठीक है, अगर आप ख़त्म कर चुके हैं कोई काम को, काम आपने जस्ट अभी अभी फिनिश किया है, तो हैव किसके साथ में, आई अपने साथ में। तो आज से सिंपल सा एक कहूँगा मेक इट ए हैबिट, एक आदत बना लीजिए अपनी, किस चीज़ की, अपने साथ इंग्लिश को हर सेकंड देखने की। आप एटलीस्ट 2 तरह के सेंटेंस अपने साथ अभी तक के मेरे सेशन में जो आपने सीखे हैं वो आप बोल सकते हो। जैसे अगर आपके हाथ में झाड़ू है, ये लास्ट सेशन में मैंने बात की थी कि झाड़ू लगाने के लिए एक्शन क्या है, स्वीप है, आई एम स्वीपिंग। ठीक है, जब तक आपका झाड़ू लगने वाला काम चल रहा है, आई एम स्वीपिंग। और जैसे ही आपने पूरे रूम में, घर में झाड़ू लगा लिया, तो आई हैव, रुकिए, जल्दबाजी मत करिए, हेस्ट मेक्स वेस्ट। पहले सोचिए कि स्वीप की थर्ड फॉर्म क्या है। स्वीप की थर्ड फॉर्म अगर आपको याद है कि स्वेप्ट कहते हैं इसको, तो आई हैव स्वेप्ट। सुबह सुबह इंग्लिश का थॉट बना सकते हो, आई हैव कौन सा काम खत्म किया आपने, जागने वाला काम किया आपने, वेकअप, वोकअप, वोकन अप, ये 3 फॉर्म्स बन जाती हैं। तो जैसे ही आप जागे, आपने प्रैक्टिस क्या की, आई हैव वोकन अप। जब भी कुछ खा रहे हैं, आई एम ईटिंग। बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे मेरे साथ में इस समय अपना हाथ ऐसा मान लीजिए, फील कि आप कुछ खा रहे हैं, आई एम ईटिंग, और जब आपका ख़त्म हो जाए वो काम, तो आई हैव ईटन। क्लियर, ईट, एट, ईटन, आई हैव ईटन। जब आप पानी पी रहे हैं, आपके हाथ में ग्लास है, आई एम ड्रिंकिंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। जब पानी पी के पूरा ख़त्म हो जाए, आई हैव ड्रंक। तो काम जब ख़त्म किसके साथ, आई के साथ, तो आई हैव। ऐसे काम सामने वाले ने ख़त्म किया तो यू के साथ भी हैव ही लगता है, यू हैव।
आपने मेरे सामने जस्ट अभी कोई काम खत्म किया है तो मुझे क्या समझ में आता है, यू हैव थर्ड फॉर्म कौन सा, अगर मैंने ये गिराया तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं इस समय यू हैव ड्रॉप्ड, ठीक है, यू हैव ड्रॉप्ड। यू हैव क्लोज्ड, मान लेते पीछे डोर है और उसको बंद कर दिया, किसने बंद किया, आपने। आप अगर मेरे लिए सेंटेंस बना रहे हैं तो यू हैव क्लोज्ड द डोर, क्लियर, यू हैव क्लोज्ड। यू हैव ओपन्ड, अगर खोल दिया होता तो ये बोलते यू हैव ओपन्ड। आटा लगाना क्या था, नीड, तो यू आर नीडिंग जब काम चल रहा है, और जब मैंने काम खत्म कर दिया तो आपने मेरे लिए क्या वचन बनाया, यू हैव नीडेड। नीड की थर्ड फॉर्म इज नीडेड, सो यू हैव नीडेड, मैंने खत्म किया, आई हैव नीडेड। अगर यही काम मम्मी ने खत्म किया होता तो मेरे को मालूम है कि मैं यहाँ बात करूँगा अब, मम्मी, मम्मी के साथ कभी भी हैव नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा। मम्मी हैज़ नीडेड, तो इसका मतलब मम्मी ने आटा लगाया, मम्मी हैज़ नीडेड। जब मम्मी किचन से बाहर आ जाए खाना बनाने के बाद तो उन्हें देखिए और आप अपने रूम में बैठे बैठे उनके बारे में विचार बना लीजिए, मम्मी हैज़ कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। थर्ड फॉर्म लगाना मस्ट है, किसके साथ, हैव और हैज़ सोल वर्ड के साथ। और हैव और हैज़ क्या बताएगा आपको, हमेशा किसी भी काम के ख़त्म होने का काम। अच्छा, जब आप इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको पता ही है नेगेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, नॉट, और नॉट किस में लगेगा, नॉट लगाने के लिए आपको चाहिए सोल वर्ड, और काम खत्म होने के लिए जो सोल वर्ड्स हैं वो हैव या हैज़। तो काम खत्म अगर हो गया तो हैव, और काम नहीं खत्म हुआ अभी तक, मतलब प्रेजेंट तक अगर उस काम को किया जा सकता है, प्लीज़ इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट तक अगर किसी काम को किया जा सकता है लेकिन वो काम अभी तक नहीं हुआ, उसके लिए आपको हैव नॉट या फिर हैज़ नॉट यूज़ करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, जैसे डिनर करने के लिए जो आप एक्शन यूज़ करते हैं, नॉर्मली खाने के लिए जो सबसे कॉमन एक्शन यूज़ होता है वो ईट होता है। इसके अलावा आप टेक एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं आपको अगर TAKE टेक एक्शन की बात करूँ, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपसे बात की थी इस बारे में, आज उसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि टेक वर्ड का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। टेक के बाद जो दूसरा शब्द आता है, जो जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो डिसाइड करता है कि टेक का क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा टेक के बाद कुछ खाने पीने का नाम लगाया है तो इसका मतलब टेक मीन्स यहाँ पे कुछ भी खाना या फिर पीना हो सकता है, ठीक है। अगर टेक के बाद अ बात लगा है तो यानी यहाँ पे नहाना हो गया। टेक अ बात, कुछ खाना तो नहीं है ना, टेक अ बात मीन्स नहाना। जब तक आप खा रहे हो आई एम टेकिंग, और जैसे ही खा लिया आई हैव टेकन, क्लियर, दैट्स इट। यानी चुका चुकी चुके नहीं देखना, हिंदी मत आने दीजिएगा विचार में। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, ईजीली बोलना है, लेकिन प्रेजेंट तक जिन काम को करने की टाइम अभी बचा है लेकिन वो काम आपने नहीं किया, आई हैव नॉट। सो अगर अभी तक मैंने नहीं किया, आई हैव नॉट टेकन डिनर, क्लियर, आई हैव नॉट टेकन डिनर। घर में बिजली का बिल आया हुआ है और उसकी लास्ट डेट 20 जुलाई है और आज मुझे पता है कि सिर्फ 10th हुई है, तो इसका ये मतलब है कि अभी मेरे पास टाइम है उस बिल को पे करने का, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक वो बिल नहीं पे किया, मेरी इंग्लिश है आई हैव नॉट पेड। पे बिल को जब भी हम पे करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम चुकाते हैं तो उस रूप में पे करा जाता है, PAY। सेकेंड फॉर्म होती है पेड एंड थर्ड फॉर्म होती है पेड, PAID। स्पेलिंग ये रहेगी, इरेगुलर एक्शन है, पे, पेड, पेड, और काम नहीं किया अभी तक, टाइम बचा हुआ है, ये याद रखिएगा हमेशा, आई हैव नॉट पेड द बिल। अगर आपने अभी तक जो काम नहीं किया, तो जो भी चीज़ आप, अगर मैंने जो अभी तक समझाया और अभी तक टाइम बचा हुआ है समझने का, ऐसा नहीं कि अभी तक नहीं समझ सकते, तो अगर आपने अभी तक मेरी बात नहीं समझी है, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। समझने को अंडरस्टैंड कहते हैं। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड होती है एंड थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड। 3 वर्ड आप ये अपने वोकैबुलरी में डाल सकते हैं। फाइन। सो अगर मेरी बात नहीं समझ में तो आपने कहा आई हैव नॉट अंडरस्टूड। अगर आ गई मेरी बात समझ में, आई हैव अंडरस्टूड। डेली लाइफ में इन सिचुएशंस को देखिएगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ हमारे सीनियर्स हैं, वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर समझाते हैं, और जब आपको उनकी बातें समझ में आती है तो उन्हें आप बिल्कुल कम्युनिकेट करिए और बताइए आई हैव अंडरस्टूड। नहीं आया होता तो आप उनके पास जाके बोलते सॉरी आपने समझाया तो बहुत अच्छा, बट आई हैव नॉट अंडरस्टूड। टाइम बचा डिनर करने का, कर लिया, आई हैव टेकन, नहीं किया, आई हैव नॉट टेकन। बिल पे कर दिया, आई हैव पेड, नहीं पे किया, आई हैव नॉट पेड। पिछला वीडियो अगर आपने देख लिया, टाइम अभी भी बचा हुआ है, पिछले वीडियो को देखने का टाइम अभी बचा है। अगर आपने देख लिया तो आई हैव वॉच्ड, नहीं देखा, आई हैव नॉट वॉच्ड, ठीक है। अच्छा, जब आप इन शब्दों को मिला देते हो, ठीक है, इंग्लिश में इनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स कहा जाता है कि जब आप एक शब्द को लेके दूसरे शब्द में मिलाकर एक शब्द बना देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाती है। जैसे हैव और नॉट को मिला दो
ठीक है, आपने कई बार लिखा देखा होगा और आपको बोलना तो पहले से भी आता होगा कि HAVEN', इसको लिखने का तरीका होगा और बोलने का तरीका होगा haven't। क्लियर। सो फ्लो बनाने के लिए आप कॉन्ट्रैक्टेड जो फॉर्म होती है शब्दों की उन्हें यूज़ करिए, फ्लो अच्छा बनता है। स्पोकन में अगर आप बात करेंगे तो आपकी लैंग्वेज में फ्लो अच्छा बनेगा। आप मुझे नोटिस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला आई हैव नॉट अंडरस्टूड, बोला बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, बट इसमें उतना फ्लो नहीं आ रहा। बट अगर मैं कहूँ आई हैवंट अंडरस्टूड, एक फ्लो बना, एक नेचुरल वे आया। तो आप शब्दों को क्या करें, मिलाकर बोलिए, अच्छा साउंड करेंगे, नेचुरल साउंड करेंगे। आई हैव नॉट अंडरस्टूड, हैव की प्रैक्टिस हो गई, समझ में आ गया हैव, आई हैव अंडरस्टूड आप बोल सकते हो। अब आता है थर्ड पर्सन की प्रैक्टिस करने पे, थोड़ी सी कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कहीं बैठे हो और अचानक से पंखा बंद हो जाए, जो लाइट्स हैं, जो बल्ब्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, LED बल्ब्स हैं, सब बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो आप क्या बोलते हैं, यही ना, लाइट चली गई। हिंदी में सोचा, पहली बात आप इन्हें लाइट मत बोलिए, आप इसे इलेक्ट्रिसिटी बोलिए। आप उसे करंट भी बोल सकते हैं, आप उसे पावर भी बोल सकते हैं, और जाने को ज़्यादातर गो ही बोलते हैं। सो पावर हैज़, काम ख़त्म हुआ है, कब हुआ है, अभी अभी हुआ है, उसका तो इफ़ेक्ट, उसका जो असर है वो भी आपके ऊपर बचा हुआ है। तो पावर हैज़ गॉन, क्लियर, पावर हैज़ गॉन। आप कमरे में ही बैठे हुए, आपके घर के दरवाजे की घंटी बजी। जब किसी घंटी को हम बजाते हैं तो जो घंटी है वो डोर बेल कहलाती है, और बजाने के लिए एक्शन यूज़ कहलाता है रिंग। सेकंड फॉर्म होती है रैंग एंड थर्ड फॉर्म होती है रंग। रिंग, रैंग, रंग, ये 3 फॉर्म्स हुई। तो अगर आप अंदर बैठे हुए और आपने घंटी सुनी है दरवाजे पर, तो विचार बना लेना चाहिए, अंदर बैठे हुए, हिंदी में तो आ चुका होगा इतनी देर में, और किसने घंटी बजाई, बट इंग्लिश में आपके दिमाग में आना चाहिए somebody। जब ये क्लियर नहीं होता कि वो इंसान लड़का है, लड़की है, कौन है, एक से ज़्यादा है, हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या विचार बनाया, somebody। someone भी बोल सकते हैं, इन दोनों में एक छोटा सा ये डिफरेंस है। someone थोड़ा फॉर्मल है, somebody स्पोकन में, बोल चाल में जाता है, somebody वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपके पास द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आप somebody यूज़ करना चाहते हैं या someone यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल जो सही लगे वो बोलिए। तो somebody has rung the doorbell, somebody has rung the doorbell, इसका मतलब कोई आया भी है, और आने के लिए होता है come, सेकंड फॉर्म came एंड थर्ड फॉर्म come, come, came, come। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसी हैं, बीच की फॉर्म चेंज हो गई, और साथ में इनमें ed नहीं लगा, यानी कि ये इरेगुलर एक्शंस हैं। फाइन, somebody has come, तो कोई तो आया है, somebody has come। आपने दरवाजे पे जाकर देखा और दरवाजे पे आपको दिखाई दिया आपके बेस्ट फ्रेंड, उनका नाम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चिंटू। आपने कहा ओ चिंटू हैज़ कम, क्लियर। सो जो इंसान आया है उसके लिए आपने नाम लिया, हैज़ लगाया, और एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली, चिंटू हैज़ कम। पापा आए होते, पापा हैज़ कम, तो हिंदी नहीं देखनी पापा आ चुके हैं, पापा आ गए, ये नहीं देखना। ऐसे ही जब आपने देखा कि आपके छोटे भाई से एक ग्लास टूट गया, विचार बनाया, क्या, ही हैज़ ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोकन, आपसे टूटा था, आपने क्या बोला, आई हैव ब्रोकन, बट भाई से टूटा, आपने कहा ही हैज़ ब्रोकन द ग्लास, क्लियर, ही हैज़ ब्रोकन द ग्लास, दैट्स इट। हैव और हैज़ सोल वर्ड क्या बताते हैं, काम खत्म होने के बारे में। तो काम जब भी चल रहे होंगे प्रेजेंट में तो इज़, एम, आर 3 सोल वर्ड यूज़ करिएगा, इनके साथ हमेशा एक्शन में ING लगाएंगे, और हैव हैज़ काम को ख़त्म होना बताते हैं। अगर नॉट लगा देंगे तो काम अभी तक, प्रेजेंट तक वो काम नहीं ख़त्म हुए। इन चीज़ का ध्यान रखना। ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, किस तरह से हम फॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़, आई होप आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड आपकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप। Thank you so much. Have a good time.